Presented by NCDEX Investor Protection Fund Trust. नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। CNBC आवाज की खास पेशकश कमोडिटी महाकुंभ को पूरे 1 घंटे हो चुके हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, बाजार में कैसे कारोबार होता है, कैसे पिछले 10 सालों में बदलाव आया है। अब हम आपको लेकर चलेंगे कर्नाटक, जहां देश के एक बड़े एक्सचेंज के साथ मिलकर वहां की राज्य सरकार ने पूरे कमोडिटी मार्केट का हुलिया बदलने का प्रयास किया है। हाथ में कटोरा और कटोरे में अनाज के नमूने लिए ये किसान अपने उत्पादन का बाजार भाव तय करने के लिए एक मंदिर के सामने जुटे हैं। कर्नाटक का गुलबर्गा, जिसे दाल का कटोरा भी कहा जाता है। कुछ समय पहले तक यहाँ के किसानों को इस प्रथा का पालन करना पड़ता था, जहाँ व्यापारी अनाज के नमूनों की बोली लगाते और सबसे ऊंची बोली को भाव मान लिया जाता था। लेकिन कई बार चतुर व्यापारी अपने हिसाब से बाजार की दिशा तय कर लेते। The government of Karnataka has mentioned the vision is to have a market for the entire state, link the mandis where the same commodity is traded to bring the benefit of transparency in price and better realization across the state for all the farmers, for all the. गुलबर्गा का ये ट्रेडिंग एंड ग्रेडिंग सेंटर, जहां अपनी उपज के नमूने लिए किसान अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहां पर नमूनों का आकलन किया जाता है। इसके बाद सारी जानकारी ट्रेडिंग सिस्टम पर अपलोड कर दी जाती है, जिसे खरीदार बोली लगाने से पहले ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से कारोबार में गलतियां और मनमानी की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। किसानों को अब यहाँ बोली के लिए मंदिर के सामने जुटने की जरूरत नहीं है। उनके उत्पाद की सारी जानकारी अब ऑनलाइन मौजूद है। मंडी में उनके उपज का रखरखाव का भी इंतजाम किया गया है। There were 2 problems in the whole process. The process used to take a lot of time, number one. There were chances of manipulation by the staff. So the government of Karnataka thought that this process has to be eliminated and there should be transparency in trading of commodities. Such being the case, they actually introduced the whole project with NIC earlier, which was switched on to the NCDEX project. ये सब संभव हुआ है NCDEX के N स्पॉट की बदौलत, जो कर्नाटक सरकार के साथ इस प्रोजेक्ट को पूरे राज्य में पहुंचाने को तैयार है। आंध्र प्रदेश भी अब इसमें रुचि ले रहा है। लंबे अरसे से जिस मंडी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग होती आई है, देश के एक एक्सचेंज ने इसकी कहानी लिखनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एन स्पॉट के डायरेक्टर एन रामाशेषन जी। आपका स्वागत है रामाशेषन जी CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जब आपके पास पहले से एक वेल इक्विप्ड कमोडिटी एक्सचेंज आप चला रहे थे, तो फिर एन स्पॉट की जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ी? जी, ऐसा है कि कमोडिटी बाजार को आप जरा गौर से देखेंगे तो उसके 2 हिस्से आपको नजर आएंगे। एक तो जैसे आप कह रहे थे कमोडिटी एक्सचेंज, जो मतलब डेरिवेटिव्स मार्केट है, और दूसरा जो है जो हमें प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, जो मतलब मंडी में है, मंडी पे आधारित है। तो डेरिवेटिव मार्केट्स तो एकदम पक्का वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड, ट्रांसपेरेंट और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप मंडी की तरफ जाएंगे, जहाँ किसान पहली बार अपनी फसल बेचता है, वो मार्केट जो है एकदम 50-60 साल पुराने हैं। वहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्राइस डिस्कवरी जो है एकदम डिस्टॉर्टेड है, किसान जो है हमेशा वहाँ पे वंचित होता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि जहाँ पे हमने कमोडिटी बाजार, डेरिवेटिव बाजार एकदम सही तरीके से, अच्छे तरीके से चला रहे हैं, उसी ढंग से मंडी को, प्राइमरी मार्केट्स को भी उसी सोफिस्टिकेशन लेवल पे लाना है। ये ज़रूरी है, नहीं तो ये 2 मार्केट 2 हिस्से में बटे रहेंगे। इसीलिए हमने सोचा कि एन स्पॉट के जरिए मंडीज को, यानी कि प्राइमरी मार्केट को भी हम सोफिस्टिकेटेड और इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेड बनाएं। इसीलिए एन स्पॉट की जरूरत पड़ी हमें। बिल्कुल रामाशेषन जी, जैसे कि आपने कहा कि इन तमाम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एन स्पॉट का गठन हुआ है, लेकिन जानना चाहेंगे कि उसकी खासियत क्या है? एन स्पॉट की ये खासियत है कि वो डेरिवेटिव मार्केट की तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा।
वो देखेगा प्राइमरी मार्केट्स पे, वो देखेगा डिलीवरी बेस्ड मार्केट्स पे, यानी कि एन स्पॉट में जितने भी सौदे होते हैं सारे के सारे डिलीवरी होंगे उनके। एन स्पॉट को पहला रहेगा मंडी की तरफ। मंडी में जो सौदे होते हैं, किसान जहां अपना फसल बेचता है, वहां पे उसी सोफिस्टिकेशन के साथ, उसी ट्रांसपेरेंसी के साथ मंडी को चलाना एन स्पॉट का एक उद्देश्य है। दूसरा ये रहेगा कि अगर दलाल ने, अगर जो खरीदार ने मंडी से खरीदा, उसको बेचने में अगर सेकेंडरी मार्केट को हम कुछ कर सके, वहाँ पे उसी ढंग से एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में लेके आ सकें, तो उसके लिए भी एन स्पॉट काम करेगा। और तीसरा जो एन स्पॉट का उद्देश्य है, ये दोनों मार्केट को, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट जो है एट द मंडी लेवल, इस मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट के साथ जोड़ने के लिए जो कामकाज चाहिए, जहाँ पे हमको वेयरहाउसिंग की ज़रूरत होगी, जहाँ पे हमको डिलीवरी बेस्ड सिस्टम की ज़रूरत होगी, उस उद्देश्य से एन स्पॉट काम करना है। इसीलिए हमने यही खासियत है एन स्पॉट की। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक अहम पहल गुलबर्गा प्रोजेक्ट के बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे। आपका अनुभव कैसा रहा इसके लिए, और क्या क्या एक्सपेंशन प्लान्स है आपके इसको लेकर? जी बिल्कुल। गुलबर्गा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था दिसंबर 2011 में, यानी कि करीब 2.5 साल हो चुके हैं वहाँ पे वो प्रोजेक्ट चल रहा है। गुलबर्गा प्रोजेक्ट से तो एक तो ये हमने सीखा कि हर एक मंडी जो है, हर एक प्राइमरी मार्केट जो है अलग अलग किस्म का होता है। वहाँ पे कमोडिटीज़ अलग अलग किस्म के होते हैं, ट्रेडर के जो मतलब काम करने के तौर तरीके हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। तो इसीलिए हर मार्केट में हमको नए तरीके से एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक तो ये बात हुई। सेकेंडली ये हमने सीखा, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि ट्रेडर, फार्मर और जो भी हिस्सेदार हैं मार्केट में, उनके मतलब उनका जो कॉन्फिडेंस जो है, उनका कॉन्फिडेंस हमारी तरफ आनी चाहिए। इसके लिए काफ़ी कुछ काम करना पड़ता है, काफ़ी कुछ उनके साथ में काम करना ज़रूरी है। और ये नहीं कि हम एक मार्केट में चले गए और एक हफ्ते में या एक महीने के अंदर वो मार्केट हमारे तरीके से चल पड़ेगा, नहीं। इसको स्टेज बाय स्टेज, इसको धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में लाना ज़रूरी है। इसीलिए कम से कम हमको 6-7 महीने लगे गुलबर्गा मार्केट को अपने तरीके से एकदम ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए। लेकिन एक बार जब गुलबर्गा सक्सेसफुल हो गया, उसके लेसन के आधारित हमने बाकी मार्केट को इसी ढंग से ट्रांसपेरेंट रूप में लेके आने में काफ़ी सफल रहे। और गुलबर्गा जहाँ तक हमको 6 महीने लगे, बाकी 26 मार्केट हमको 1 साल में आ गए हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो इसीलिए गुलबर्गा का एक्सपीरियंस बहुत ही अहमियत है हमारे लिए, और इसी ढंग से सारे कर्नाटक को कवर करने की कोशिश जारी है। फिलहाल हमारे 26 मार्केट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, और करीब 24 या 25 मार्केट इस साल के अंदर ही अंदर इस प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। खास करके करीब 50 मार्केट अगर आएँ तो कर्नाटक के जितने फसल है उसमें करीबन 70 से 80% तक कवरेज हो जाएगा। ये तो एक स्टेज का रहा। गुलबर्गा प्रोजेक्ट की सक्सेस देखते ही कर्नाटक सरकार ने यह तय कर लिया कि इस मार्केट को डेरिवेटिव मार्केट जैसे 100% ट्रांसपेरेंट मार्केट बनाना है। इसीलिए कर्नाटक सरकार के साथ एन स्पॉट ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल रचाया है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय ई मार्केट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, एक्सचेंज के जितने भी तौर तरीके हैं 100% मंडीज में काम करने के लिए ये स्पेशल पर्पस व्हीकल को रचाया है हमने, और ये करीबन 1 महीने पहले काम करना शुरू कर दिया है। तो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए सारा कर्नाटक कवर करने की उम्मीद है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप काफी कुछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि एन स्पॉट के विस्तार के लिए किन किन राज्यों से आपकी बात चल रही है, क्या उस पर भी काम चल रहा है? जैसे ही हमारा कर्नाटक में ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, आंध्र प्रदेश सरकार ने इस मामले में इंटरेस्ट अपना बताया। तो फिलहाल आंध्रा में, यानी कि पुराने जो आंध्रा हैं, आजकल के जो तेलंगाना रीजन है, तेलंगाना रीजन में हमारे 5 मंडियां की मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट जारी है। एक जो गुंटूर में, जो अभी सीमांध्रा में जाएगा, वहाँ पे एक गुंटूर मंडी की मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट जारी है, यानी कि 6 मार्केट की मॉडर्नाइजेशन वहाँ पे जारी है। और वहाँ पे इस मार्केट का कुछ मतलब सक्सेस होते ही मेरे ख्याल से ये मॉडल वहाँ पे भी जारी करने की कोशिश करेंगे। और तमिलनाडु में ईरोड में एक पायलट प्रोजेक्ट हमने ले रखा है तमिलनाडु सरकार के साथ, और मेरे ख्याल से वो भी अगर सक्सेस होते ही तमिलनाडु सरकार से भी हम गुजारिश करेंगे कि इसको इस लेवल पे ले जाए।
बाकी केंद्र सरकार ने काफ़ी इंटरेस्ट जताया इस मामले में और केंद्र सरकार की एक टीम जो है 14 तारीख को गुलबर्गा आ रही है और इस गुलबर्गा को वो ऑन द स्पॉट स्टडी करने के बाद मेरी तो यही उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी इस मॉडल को मतलब बाकी सरकार के को रेकमेंड करेगी, तो फिर बाकी स्टेट्स में भी जाने की उम्मीद है हमें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको CNBC आवाज की तरफ से इस अनूठी पहल के लिए और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया रामाशेषन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे ऊंझा, एशिया में जीरे की सबसे बड़ी मंडी। जानेंगे वहां कैसे होता है कारोबार। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका एक बार फिर से कमोडिटी महाकुंभ में। अब हम आपको लेकर चलेंगे गुजरात की ऊंझा मंडी। आमतौर पर जीरे का यहाँ ट्रेड होता है, लेकिन इसबगोल और दूसरे मसालों का भी ये बड़ा बाजार है। हमारे सहयोगी मनीष देसाई ने लिया ऊंझा मंडी का जायजा। हमारे साथ है APMC के कुछ डिग्निटरीज, कुछ कारोबारी है और कुछ किसान भी है। उन्हीं से जानेंगे कि कैसे यहाँ पर कारोबार होता है। आप बताइए भाई साहब, कैसे यहाँ पर जीरे का कारोबार होता है APMC? जीरा ऊंझा से बहुत दूर दूर पैदावार होता है, तो वहां से किसान लेके गाड़ी और ट्रकों भर के ऊंझा बेचने आता है। तो जब भी उसका माल आया तो उतारने के बाद में ढेर करके उसकी ऑक्शन लगती है। तो ऑक्शन में APMC का कर्मचारी ऑक्शनर भी होता है, साथ ही रिकॉर्ड करने वाला भी रहता है। और ऑक्शन होती है खुली 50-100 व्यापारी के बीच में, और किसान भी खड़े होते हैं। तो किसान के पूछ के बेचा जाता है माल कि भाई तेरा माल का इतना दाम आया है, बोल आपको बेचना है। तो उसको संतोषकारक भाव हो तो बेचता है, नहीं संतोषकारक बोलता मना करता है पेंडिंग रखो, तो उसका पेंडिंग रख के भी गोडाउन में भी डाल सकते हैं। उसको जो संतोष होता है तो माल बिक्री होता है, उसी दिन उसी टाइम उसका तोल भी हो जाता है और नगद उसको पेमेंट भी मिल जाता है। तो उसी तरफ से ऊंझा की सगवड़ के देख के दूर दूर से किसान माल बेचने के लिए ऊंझा पहला पसंद करता है। आप जब यहाँ जीरा बेचने आते हैं, जो तरीका होता है, जिस तरह से ऑक्शन होता है, क्या उससे आपको लगता है कि आपको सही दाम मिलते हैं? हाँ, सही दाम मिलता है ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ जो मतलब ये व्यापार होता है तो जाहिर हराजी में होता है और जो व्यापारी लेने के लिए आते हैं तो जिसको जो भाव से लेना है वो भाव लगाते हैं और बाद में जो एंड भाव होता है तो पेढ़ी दलाल जो है कमीशन एजेंट वो खेडूत को बोलते हैं कि भाई ये दाम हुआ है, आपको बेचना है कि नहीं बेचना है। अगर नहीं बेचना है तो वो उसको जोर जबरी से नहीं बिकाते हैं, वहाँ रखने की सेवाएं देते हैं। उसके अलावा क्या है कि उसका माल गोदाम में भी रखने के लिए सेवा देते हैं। और जो किसान माल लेके आते हैं उसको गुजरात के सब जो मंडी है इससे अच्छी फैसिलिटी यहाँ है। तो आपको अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है। ये बताइए, पर जो वायदा पंच आया है इसके कारण कारोबारी होने के नाते आपको कितना फायदा मिला है उसका? इसमें डिपेंड कुछ हेजर्स की यहाँ पे जो यहाँ पे प्रेजेंस हुई है वायदा पंच आने के कारण, उससे जरूर कुछ व्यापारियों को इसके अंदर कुछ निश्चित तौर पे फायदा मिला है, क्योंकि उनका व्यापार कुछ मायनों में बढ़ा है। लेकिन जहां जहां भी इसके कुछ कमजोरियां हैं, जहां जहां भी उसको दूर करके और इसको जरूरत है कि इसको सही ढंग से नियंत्रण किया जाए और गवर्नमेंट इसमें प्रॉपर वॉच रखे, कहीं ऐसा नहीं हो कि व्यापारी और किसानों को नुकसान जाए, इसलिए ट्रांसपेरेंट सिस्टम एक डेवलप की जाए। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। गिया साहब, आप बताइए कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं या यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, पर आपके कारोबार में वृद्धि हुई है? निश्चित रूप से वायदा बाजार आने के बाद में काफी फायदे हुए हैं। एक्चुअली इस समय बड़ा फायदा ये है कि इसमें जब कभी भी बल्क बाइंग करनी हो तो फिजिकल में न आकर के और उसको वायदे के थ्रू परचेज करने से काफी बल्क बाइंग हो जाती है। और कभी भी फॉरवर्ड ट्रेड करना हो या बेचना हो तो इसमें एक्सपोर्टर्स को बहुत फायदा मिलता है। मैं समझ सकता हूँ कि ये एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छा टूल है प्राइस डिस्कवरी करने का। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अरविंद भाई कि FMC को क्या बदलाव करने की जरूरत है जिसके जरिए वो किसानों तक आसानी से पहुंच सके और कारोबारियों को भी फायदा हो? FMC तो एक्चुअली NCDX का जो वायदा पंच का काम है वो नियमन करती है, लेकिन वो जितनी जरूरी है उतनी वॉच नहीं रख पाती। खास करके किसानों का माल अगर इस 2 महीने में 3 महीने में जरूरत से भी ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में बेचने को आता है, तब स्वाभाविक है कि आपकी स्टोरेज सुविधा में जो कमजोरी होगी तो वो लोगों को माल बेचना पड़ेगा, या फिर पैसे की कमी के कारण। इसलिए बैंक होनी चाहिए
वेयरहाउसिंग सिस्टम डेवलप होना चाहिए और जिस तरह से एक किसान को लिए बनाया गया है एनसीडीएक्स का ट्रेडिंग, एक्चुअली डायरेक्ट इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किसान का कैसे हो और इसके साथ साथ व्यापार भी बढ़े। इसकी जो नियमन पंच है, उसकी रेगुलेटरी बोर्ड है, उसको नियमन करना चाहिए, खास करके क्वालिटी नियमन। इसके जो पैरामीटर्स हैं वो बार बार चेंज होते हैं, लेकिन उसी को फॉलो भी होना चाहिए। बिल्कुल रियल में जब आप कोई सोच बना के नियम बनाते हो, उसको फॉलो भी होना चाहिए। वो होता है या नहीं है, वो भी मेंटेन करना चाहिए। तो वेयर हाउसेज भी जरूरी है यहाँ पर और किसानों के लिए कुछ सुविधाएं भी जरूरी है। एपीएमसी इसके लिए कुछ सोच रही है? आप डायरेक्टर हो यहाँ पे। एपीएमसी बिल्कुल सोच रही है, किसानों को सुविधाएं देने के लिए हम भी जगह भी ढूंढ रहे हैं। सरकार से एक जगह मांगी भी हुई है, जो अच्छी तरह से जगह मिल जाए तो आगे हम गोडाउन की भी सुविधा कर सके और कोल्ड स्टोरेज की जगह जरूरत वहाँ कोल्ड स्टोरेज भी कर सके, उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर है उसका काम करने के लिए। यहाँ पर एफएमसी भी रोल प्ले करे, स्टेट गवर्नमेंट भी रोल करे और जरूरत पड़े तो केंद्र सरकार भी, क्योंकि किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं हो सकता है। ऐसे में वायदा पंच को भी देखना होगा कि किस तरह से हर स्टेट की या ऐसी बड़ी जो एपीएमसी है उनके साथ किस तरह का टाई अप किया जा सकता है। चलिए, तो ऊंझा मंडी के जायजे के बाद वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे बताएंगे कैसे बदल रहा है कमोडिटी बाजार। बने रहिए हमारे साथ। हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेशक हाजिर और वायदा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि वायदा कारोबार की ग्रोथ की रफ्तार दूसरे तमाम मार्केट से काफी ज्यादा है। आप खुद देखिए कैसे ये तमाम स्टेक होल्डर्स की जरूरतें पूरी कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की करीब 65% आबादी खेती पर आधारित है। आप सोच सकते हैं, जब इतनी बड़ी आबादी खेती पर आधारित है तो खेती की उपज का क्या होता होगा। जरा गौर करें, इस साल देश में करीब 26 करोड़ टन अनाज पैदा होने का अनुमान है। जाहिर सी बात है, जब उपज ज्यादा है तो बाजार भी बड़ा होगा। साल 2009-2010 में भारत से 34,800 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट हुआ था। पिछली 3 तिमाहियों में भारत से होने वाले कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट 99,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। यानी इस साल देश से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट होना तय है और इस एक्सपोर्ट में वायदा बाजार की बड़ी भूमिका है। वायदा बाजार से फायदा ये हुआ कि कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में अगर डिमांड सप्लाई रहता है तो एक साथ जितनी भी क्वांटिटी अगर सप्लाई करना चाहते हैं हम, तो ड्यू टू वायदा बाजार से हम वो माल परचेज कर सकते हैं और आराम से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। दरअसल चावल हो या मसाले, ग्वार हो या कॉटन, ग्लोबल मार्केट में भारत की मौजूदगी पहले पायदान पर है। इसीलिए एक्सपोर्टर्स को साल भर लगातार बड़े सौदे मिलते रहते हैं। दूसरी ओर कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भारत में किसानों का जोत बेहद छोटा है। ऐसे में सिर्फ मंडियों में किसानों की उपज की आवक से एक्सपोर्टर्स की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में इस कमी को पूरा करने के लिए वायदा बाजार एक बेहतर विकल्प है। हालांकि देश में वायदा बाजार का धीरे धीरे विकास हो रहा है, ऐसे में कुछ शिकायतें भी हैं। लेब वाले माल की जचाई बराबर कर नहीं पाते हैं। कुछ चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे वो चीज़ कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होती है। यदि ये विश्वसनीय माल देते हैं हमें, तो हमें फ़ायदा ही होता है। कि लेब की कभी नज़रअंदाज कर हल्के माल मिल जाते हैं, तो उस समय हमें कुछ नुकसान उठाना पड़ता है। बेशक ये बाजार देश की इकोनॉमी के लिए काफी पोटेंशियल है, लेकिन कानूनों और बंदिशों की वजह से अभी लक्षित विकास नहीं हो पा रहा है। वाकई अगर तस्वीर बदलनी है तो सरकार को एफसीआरए में संशोधन और जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करने के साथ साथ मॉडल एपीएमसी एक्ट को भी पूरे देश में एक समान तरीके से लागू करना होगा। नीरज राय, मुंबई। हालांकि एक धारणा ये भी है कि वायदा बड़े कारोबारियों का बाजार माना जाता रहा है, क्योंकि यहाँ पहले से तय लॉट साइज में कारोबार करना पड़ता है। लेकिन अब बाजार की जरूरतों और कारोबारियों की मांग को देखते हुए एग्री कमोडिटी में भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हो चुकी है। वायदा बाजार आने के बाद मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम लोग आदमी, छोटा व्यापारी एक तरह से क्रैश हो चुका, खत्म हो चुका। जो व्यापार हम लोग करते थे उस व्यापार से हम बिल्कुल दूर हट गए। मध्यम आदमी व्यापार करने में हिचकिचाता है।
ये हैं अशोक चक्र, जयपुर की अनाज मंडी में धंधा करते हैं। इनका आरोप है कि वायदा के आने से छोटे और मझोले कारोबारियों को बाजार से बाहर होने की नौबत आ गई है। इनकी दलील है कि वायदा में सिर्फ बड़े लॉट में कारोबार होता है, इसलिए बाजार में बड़े कारोबारियों और कॉर्पोरेट घरानों का दबदबा है। वैसे इस दलील से यहाँ के कुछ दूसरे कारोबारी भी इत्तेफाक रखते हैं। लीगल बाजार चलता रहेगा तो व्यापार बनेगा, और ऊंचा अगर 100 की रोज की तेजी 100 की मद्दी आएगी तो व्यापार नहीं बनेगा, उसमें नुकसान ही रहेगा। और जो बड़े ग्रुप हैं वो इसको चाहते हैं कि ये चला रहे तो उनको फायदा है। बाकी मीडियम क्लास है जो रोज का व्यापार करने वाला है उसको हमेशा नुकसान ही रहता है, उससे कोई फायदा नहीं। दरअसल वायदा कारोबार के लिए कम से कम एक लॉट में सौदा करना पड़ता है। अब तक ज्यादातर एग्री कमोडिटी का लॉट साइज करीब 10 टन का रहा है, यानी गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन जैसी ज्यादा कारोबार वाली कमोडिटी में 100 क्विंटल से कम में सौदा असंभव रहा है। कारोबारियों का मानना है कि ऐसे में ज्यादा हैसियत वाले बड़े प्लेयर आमतौर पर अपने हिसाब से बाजार को चलाने लगते हैं। बाजार में काफी ऊपर उथल पुथल रहती है, और जो बड़े ग्रुप वाले होते हैं, जो ग्रुप मिलके एक्चुअली अननेसेसरी चार सर्किट लगा के या तो पार्टी करीब बाजार में जो अच्छी पार्टियां थी वो ये बिजनेस से वजह से काफी बाजार में अफेक्ट होता है कि बाजार में ट्रेड नेचुरल होना है वो हो नहीं रहा है। हालांकि कारोबारियों की इस तकलीफ को वायदा बाजार आयोग ने बेहद संजीदगी से लिया है। कुछ खास कमोडिटी में छोटे लॉट वाले वायदा भी शुरू किए हैं। हाल ही में चना और कैस्टर सीड में 1 टन का वायदा शुरू हुआ है। आयोग दूसरी कमोडिटी में भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट लाने की तैयारी में है। बेशक एफएमसी के इन कदमों से आने वाले दिनों में छोटे कारोबारियों को भी वायदा का फायदा मिल सकता है। जयपुर में अनिल शर्मा के साथ नीरज राय, मुंबई। तो हमारी इस खास पेशकश में आपने देखा किस तरह से कमोडिटी बाजार में काम होता है, कैसे कैसे बदलाव हुए हैं। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे कमोडिटी बाजार में लक्षित ग्रोथ हासिल करने के लिए क्या करना होगा। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश कमोडिटी महाकुंभ। नमस्कार। Presented by NCDEX.